हेलो स्टूडेंट्स। हेलो हेलो हेलो। तो दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ आपकी सेवा में। हमारे इंस्टीट्यूट संसारम में इंग्लिश की क्लासेस जो शुरू हुई हैं, तो फिलहाल हम वोकेबलरी का सेशन ले रहे हैं और बहुत जल्द हम बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। तो आप बने रहें, जुड़े रहें, शेयर करते रहें और वीडियोस को मिस ना करें। जो नॉलेज दिया जा रहा है उसे गैदर करें और नॉलेज को गैदर ऐसे करना है कि ऐसा सीखें कि सिखा सके। कि कोई हमसे पूछ रहा है इसका मीनिंग क्या है, तो मीनिंग आपको सिर्फ उसका हिंदी मीनिंग नहीं बता देना, उसका लॉजिक, उसका ओरिजिन, ये सब चीजें डिस्क्राइब कर दो, आप बहुत अच्छे से समझा सको। और इडियम्स एंड फ्रेजेस है ना, बहुत डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट्स को, जो बहुत आसान हो जाएंगे। अब वोकेबलरी डिफिकल्ट नहीं होती, याद करना डिफिकल्ट नहीं होता, बस डिफिकल्ट क्या है, उसे दिमाग में देर तक बसाए रखना, वो डिफिकल्ट है। और उसके लिए तरीका है कि हर किसी वोकेबलरी को बिल्कुल वैसे ही किया जाए जिस तरह से वो, जिस तरीके से उसे याद करना चाहिए। तो बेटा वही हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रोसेस चल रहा है। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा फोर्थ सेशन। और आज हम 100 तक पूरे कर लेंगे। 76 से 125 इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आया हूं, जो पीवाई क्यूज है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। अब इनके बिहाफ पर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस को कैसे माइंड में रिटेन किया जाता है, कैसे मेमोराइज किया जाता है, कैसे समझा जाता है। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं अपनी कहानी, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। और आवर फर्स्ट इडियम इज ऑन आवर स्क्रीन। टू कीप द पॉट बॉइलिंग। अब देखो, आंसर भी दे रखा है। अब यहां पर मैंने एक पिक्चर भी लगा दिया है। आंसर भी दे रखा है, पिक्चर भी लगा दिया, लेकिन बात है कनेक्ट करने की, है ना। अब बात है कनेक्ट करने की कि अब इसे कनेक्ट कैसे करें, लाइफ में कैसे यूज हो। बेटा अगर मैं इसका मीनिंग बोलूं, कीप द पॉट बॉइलिंग, इसका मतलब है पेट पालना। कि भाई पेट भरना, या ये पेट भरना, या घर चलाना, घर चला। अब इसका मतलब कि कीप द पॉट बॉइलिंग, घर चलाना, पेट पालना, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो बेटा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अपना गुजर बसर करना, ऐसे गुजर बसर करना कि कोई दिन ऐसा ना रहे जिस दिन खाना ना पके। तो भाई ये जो पोर्ट है बॉइलिंग, मतलब कि खाना तीनों टाइम खाना पकना चाहिए, तीनों टाइम खाना पकना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि भाई पेट पालना है अपना। इंसान का दिमाग तब चलता है जब पेट भरा हुआ। गरीब इंसान दिमाग से नहीं, पेट से सोचता है। जब पेट भर जाता है ना, उसके बाद दिमाग लगाता है। तो ये वहीं से कहावत निकली है कि भाई पहले घर चलाना जरूरी है, पहले पहले भाई खाना, घर चलाना जरूरी है। जब आप घर चलाओगे तो और दूसरी चीजें बन पाएंगी। तो ये एग्जाम में आया हुआ था, तो इसका मीनिंग है पेट भरना, घर चलाना। उस हिसाब से तो कोई मीनिंग आपको मैच करेगा नहीं। कोई कि टू डू एक्सपेरिमेंट्स, टू हीट, टू शो एंगर, और टू मेंटेन इंटरेस्ट। तो अब टू मेंटेन इंटरेस्ट, तो अब यहां पे अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखे तो कोई भी नहीं है, लेकिन हमें नियरेस्ट मीनिंग देखना है, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, मैं फिर बता दूं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है, तो इसका नियरेस्ट मीनिंग जाएगा यही, टू मेंटेन इंटरेस्ट, कि किसी भी चीज में अपना इंटरेस्ट बनाए रखना। अब यहाँ पे ये हमारी लाइफ से रिलेटेड हो जाएगा। तो सिर्फ पेट भरने की बात नहीं हो जाएगी, सिर्फ पेट भरने की बात नहीं हो जाएगी। अब जैसे आपने जॉब कहीं पर ज्वाइन किया, अब जैसे जॉब ज्वाइन कर लिया, तो अब जॉब ज्वाइन कर लिया तो अब स्टार्टिंग में तो इंटरेस्ट रहता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट खत्म हो जाए ना, तो फिर जॉब में फिर दिल करता है छोड़ दे, या काम बदल ले, या ये कंपनी चेंज कर दे, या काम ही चेंज कर दे। तो मतलब आप इंटरेस्ट बना रहे हो, इंटरेस्ट बना रहेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा तभी तो चीजें आगे चलेंगी। उसी प्रकार से जैसे पेट भरा रहेगा तभी तो हमारा दिमाग चलेगा, तो इसी प्रकार से इंटरेस्ट बना रहेगा तभी तो चीजें मेंटेन रहेंगी। पेट भरा रहेगा तभी तो हम दूसरी चीजों को भी मेंटेन कर पाएंगे। तो नियरेस्ट मीनिंग जो आ जाएगा, तो किसी भी चीज को मेंटेन करके चलो। जो शाब्दिक अर्थ है इसका ये, पेट चलाना, पेट भरना, घर चला। क्लियर हुआ? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपको। तो देख लीजिए बेटा, अगला देखिए। नेक्स्ट, कि लंप इन द थ्रोट। लंप का मतलब जो होता है ना, वो गांठ होती है बेटा। लंप का मतलब जो है ना, ये इस प्रकार की गांठ जो होती है, ये जो गांठ है, इस गांठ को ही लंप कहते हैं। और जब भी idioms and phrases याद करो, whenever you learn idioms and phrases, the vocabulary which is given in the idiom,
the vocabulary which is given in the idiom, you must know the Hindi or English meaning of that word. You must know the meaning of that word. तो कोई भी idiom आ रहा है, पहले तो मीनिंग उसका समझ लो। तो अब क्या कह रहा है, लंप, तो लंप क्या हुआ, गांठ। अब थ्रोट क्या हुआ, थ्रोट हुआ हमारा गला, थ्रोट्स क्या हुआ, गला। अब एक छोटा सा जो इसका शाब्दिक अर्थ बनता है कि गले के अंदर गांठ, तो यार ये तो बीमारी होगी, गले में गांठ बन जाएगी तो बीमारी हो जाएगी। तो क्या ये बीमारी है, कह रहा नहीं। पता है क्या होता है, जब इंसान का ना दिल भर आता है, आंख भर आती है, जब इंसान इमोशनल होता है ना, तो गले से आवाज नहीं निकलती, गले से। मैं बिहार में एक लड़की आईएएस बनी थी, तो उसके ना मैं इंटरव्यू को देख रहा था। जब मैं उसके इंटरव्यू को देख रहा था ना, भाई साहब, जिस समय वो अपने स्ट्रगलिंग डेज को बता रही थी ना, बोलते बोलते उसका गला भरा है, मतलब उसके गला चोक हो गया। तो जो गला चोक हुआ उसी को कहते हैं लंप इन द थ्रोट, मतलब इमोशन में आकर मुंह से आवाज न निकलना। ये वो बात है कि इमोशन में आकर मुंह से आवाज ना निकलना। तो क्या हो जाएगा, आंख कि भाई आंख भर आना, आंख भर आना, इमोशन के अंदर क्या कहते हैं, ए हाईली इमोशनल स्टेट, इतनी इमोशनल स्टेट कि अब मतलब अब बस रोना ही बाकी रह गया, कि रोना आ गया मुंह से, सॉरी आंखों से रोना आ गया और मुंह से आवाज नहीं निकल रही। अब मेरी ये इमोशन को आप जो मैं समझा रहा हूं समझ रहे होंगे कि बोलते समय कैसे उसके आंख भर आई, उसकी मन भर आया, मन भर जाना। गला कहते क्या कहेंगे, गला, चलो गले से तो कोई नहीं, बस आंख भर जाना, मतलब ये बढ़िया रह जाएगा। इसका भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो मीनिंग क्लियर, लंप इन द थ्रोट। तो आगे बढ़ते हैं, रैंक एंड फाइल। अगर हम रैंक एंड फाइल की बात करें तो इसका मतलब होता है आम आदमी, इसका मतलब है आम आदमी। रैंक एंड फाइल कहता है इसका मीनिंग कैसे बना, बेटा ये बेसिकली आर्मी से ही बना। तो रैंक आपने सुना कि रैंक, रैंकर्स, जो लोग रैंक में आते हैं, तो मतलब सीक्वेंस में रहते हैं जो चीजें। तो कहते हैं जो रैंकर्स हैं और वो सीक्वेंस में रहते हैं, तो उनकी सेम ड्रेस होती है। अब तुम देख रहे हो कि इनकी बता रहा है कि सबकी सेम ड्रेस है, इनका ड्रेसअप सेम है। तो मतलब ये इस ऑफिसर से नीचे वाली रैंक पर है, ये इस ऑफिसर से नीचे वाली रैंक पर है। तो कहता है आम आदमी, निचले स्तर का आदमी, निचले, जिसके समाज के अंदर बहुत ज्यादा, मतलब एक कॉमन मैन, एक कॉमन मैन। तो आंसर यही है कि कॉमन पीपल, कॉमन मैन, निचले स्तर का आदमी, यहीं से निकली है निचले स्तर का आदमी। तो इसको कहते हैं रैंक एंड फाइल। कि आदमी जैसे रैंक में डिवाइड होता है ना, सीक्वेंस में, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो रैंक में और लाइन में होते हैं, तो मतलब जो सेम होते हैं, एक जैसे, मतलब जो कॉमन लोग होते हैं, सभी की बात कर रहे हैं, एक जैसे लोग, कॉमन लोग, निचले स्तर के लोग। तो कॉमन पीपल, रैंक एंड फाइल, आम आदमी, निचले स्तर का आदमी। डन। नेक्स्ट, टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस, इसका मतलब है काम करते करते, करते करते मर जाना, काम करते करते मर जाना। कि एक उस हालत में इंसान मरता है कि भाई बीमारी हो गई, इंसान की बीमारी हो गई, और बीमारी हो गई तो फिर पता है कि लोग को उम्मीद करते हैं कि बीमारी थी इस वजह से मर गया, तो ऐसे क्या बहुत बूढ़ा था इस वजह से मर गया। लेकिन कोई आदमी अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान और काम धंधा कर रहा है। अभी आपने देखा कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ गया, काम करते करते मर गया। भाई वो तो काम ही कर रहा था, काम करते करते मर गया, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, सुबह ड्यूटी पर गया, शाम को पता चला कि भाई उसकी तो डेथ हो गई। तो काम पर मतलब काम पर स्थित होकर जो अपना काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, जिसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मरने का, और वो मर जाए, तो हम कहते हैं उससे काम करते करते मर जाना, डाई इन हार्नेस। अब ये बनी कहां से, ये जो हार्नेस होता है ना बेटा, ये जो हार्नेस होता है वो बेसिकली जो घोड़े के ऊपर जो बंधी हुई ये जो रस्सी होती है, इसे हार्नेस कहते हैं। जो घोड़े के चारों तरफ बांधी जाती है ना, तो ये जो रस्सी है, ये जो पट्टा है, ये पट्टा बोलो, पट्टी बोलो, रस्सी बोलो, तो या लगाम बोल दो, वैसे तो लगाम को हम रीन कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो मिलाकर है, पट्टा जो होता है, ये इनको कहते हैं हम हार्नेस। अब घोड़ा है, घोड़े की हार्नेस बंधी हुई है, तो हम ये उम्मीद कर, अच्छा बनी भी घोड़े से, कहावत घोड़े से ही आई है, आइए कहावत घोड़े से, कि भाई घोड़े के ना जो पूरा सजाया हुआ था उसे, उसके हार्नेस बंधी हुई थी। हार्नेस इसलिए बांधी कि वो काम कर रहा है,
अब काम कर रहा है, काम कर रहा है, अगर ये एक्सपेक्टेशन होती कि घोड़ा बीमार है या काम नहीं कर रहा है तो हार्नेस को उतार दिया जाता, उसे एक साइड में खड़ा कर दिया जाता कि भाई अभी इसे लेके मत जाओ, नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा, इसकी डेथ हो सकती है। लेकिन वो काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, तो बस एक बार कई बार ऐसा हो जाता है कि जो घोड़ा है वो काम करते करते मर जाता है, मतलब हार्नेस उसके है, काम कर रहा है और उसकी डेथ हो गई। तो अब वो मर गया कैसे? डाई इन हार्नेस, तो हार्नेस के अंदर रहते रहते मर गया घोड़ा। तो मीन्स कोई भी इंसान जो काम करते करते मर जाए तो उसे कहते हैं ही डाइड इन हार्नेस, कोई भी हो सकता है। टू डाई वाइल इन सर्विस, कि सर्विस के दौरान ही कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसे कहते हैं डाई इन हार्नेस, काम करते करते मर जाना। क्लियर हुआ? काम करते करते आप मर जाना। डन। नेक्स्ट, टू स्मेल एरेट। हम देखते हैं ना घर के अंदर अगर हम देखते हैं कि भाई बदबू आ रही यार, कहीं से लगता है कहीं ना कहीं चूहा मरा हुआ है, कहते ना, तो हमें ऐसा डाउट हो रहा है कि चूहा मरा हुआ है, तो घर से जो स्मेल आ रही है तो कह रहे कि चूहा मर गया होगा शायद कहीं पर, तो वो स्मेल आ रही है, तो स्मेल का मतलब है हम डाउट कर रहे हैं। तो कहते दया, दाल में कुछ काला है, तो बस ये वही है, दाल में काला, दाल में काला होना। अब ये हिंदी की कहावत है, दाल में काला होना। अगर दाल के अंदर कुछ काला पड़ गया है तो इसका मतलब दाल में कुछ काला होना, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, या कुछ तो गड़बड़ है। तो स्मेल एरट मतलब कि डाउट करना, शक करना किसी चीज पर। दाल में काला होना मतलब किसी भी चीज पर ढंग से यकीन ना होना। तो स्मेल एरट की रेट की कि शायद चूहा मर गया, शायद चूहा मर गया, तो मतलब, तो वो क्या कर रहे हैं, रेड को स्मेल कर रहे हैं, तो मतलब एक डाउट कर रहे हैं किसी चीज पर कि शायद चूहा ही मरा, डाउट कर रहे हैं, श्योर नहीं है, दाल में कुछ काला है। तो टू बी सस्पिशन, तो सस्पिशन का मतलब होता है शक होना किसी पर। टू बी सस्पिशन मतलब किसी भी चीज पर शक होना। डन बेटा? चलिए अगला वर्ड लेते हैं। बनाइए, देखो आप आइडिया लगाओ, इससे मतलब आप पढ़ के आइडिया लगाओ, देखो क्या क्या वर्ड देखा है, इन कोल्ड ब्लड। तो कहता है इन कोल्ड ब्लड, आइडिया लगाओ क्या कह रहा है, आइडिया लगाओ, है ना, कि इन कोल्ड ब्लड मतलब ठंडा खून। एक कोल्ड ब्लड, ठंडा खून, ठंडा खून का मतलब क्या कहना चाह रहा है हमसे? बेसिकली ये जो कहावत आई है, ये इडियम जो आया है, कि पुराने समय के लोग ऐसे कहा करते थे कि जो सांप होता है ना, सांप, सांप का खून ठंडा होता है, सांप का खून एकदम ठंडा होता है, और वो है ना किसी को भी डस लेता है, इसलिए उसके अंदर निर्दयता नहीं होती, ये बेसिकली बनी वहां से। सांप का खून ठंडा होता है, बड़ी निर्दयता से डस लेता है, और सांप को देखकर पता नहीं चलता कि वो गुस्से में होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमें पता है कि भाई गुस्से में है या नहीं, ये डस लेगा। तो कुछ लोग जिनके अंदर मन में गुस्सा भरा हुआ होता है, मन के अंदर गुस्सा भरा हुआ होता है, और वो अपने गुस्से को जाहिर बोलकर नहीं करते, जनरली वो अपनी निर्दयता दिखाकर करते हैं। तो सोच समझकर कोई प्लानिंग करके कोई क्राइम करना, तो सोच समझकर जब कोई क्राइम किया जाता है, निर्दयता से कोई क्राइम किया जाता है, तो हम कहते हैं ये जो फिर जुड़ गया, ये फिर क्राइम से ही जुड़ गया, कि जब सोच समझ के कोई क्राइम किया जाए, सोच समझकर कोई निर्दयता दिखाई जाए, क्रुएलिटी दिखाई जाए, तो वही होता है इन कोल्ड ब्लड, और जनरली ये मर्डर के साथ हो। तो ही वॉज मर्डर्ड विद क्या कहते हैं, इन कोल्ड ब्लड, मतलब कैसे कोल्ड ब्लड मतलब निर्दयता से उसे मार दिया गया। तो इन कोल्ड ब्लड का मतलब हो जाएगा सोच समझकर, सोच समझकर कर जुर्म करना, जुर्म करना, और इसे कहते हैं एकदम सोच समझ के जुर्म करना, मतलब निर्दयता से जुर्म करना, विद क्रुएलिटी, निर्दयता से कोई जुर्म करना, निर्दयता से। तो आंसर हो जाएगा कि डेलिबरेटली, क्योंकि सोच समझ के, डेलिबरेटली होता है जानबूझकर, डेलिबरेटली जो होता है वो क्या होता है, जानबूझकर, कि जानबूझकर उसने ऐसा किया, मतलब बहुत सोच समझकर। ऐसे नहीं उसने इन फिट ऑफ एंगर, एकदम गुस्सा आया एकदम मार दिया, मेरे तो जान, मेरे तो मैं तो क्या नहीं रहा था, मार दूं यार, गुस्सा आ गया, मैंने सर पे मारा, इसका सर फट गया, ये तो यार क्या है, कच्चा सर था इसका यार, इसका सर पक्का नहीं था, मैंने तो बस एक बैट मारा इसके सर पे। तो गुस्से में हम इन फिट ऑफ एंगर हम कुछ काम कर देते, तो फिर वो क्या है, वो बाद में पछतावा होता है, ये सोच समझ के किया जाता है तो कोई पछतावा नहीं होता। तो इसलिए आंसर इसका एंग्रीली बनेगा नहीं, स्लोली और एक्साइटेडली भी नहीं, तो डेलिबरेटली होगा, जानबूझकर कोई जुर्म करना। ठीक है, डन। क्लियर हो रही होंगी चीजें? ठीक है, अगला, टू टेक समवन फॉर ए राइड।
किसी को राइड पे ले जाना कि आ चल राइड पे ले जाना। तो ये कहावत बनी कहां से कि पुराने समय में ना कुछ लोग ऐसे होते जो डकैत वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, वो शाम के समय इधर उधर जंगल के अंदर दोपहर में किसी भी समय वो जंगल के ऐसे कॉर्नर पे खड़े हो जाते थे जहां पे उन लोगों का इंतजार करते थे कि जिनसे वो कहते थे कि चलो भाई मैं आपको राइड पे बैठा के मैं तुम्हें वहां पार करा दूंगा, तो मुझे 200 4 पैसे जो भी था वो दे देना। तो वो राइड पे ले जाते थे उन्हें कि चलो बैठो, घोड़े के ऊपर बैठे। तो जंगल में एक जगह ले जाकर वो पार तो करवाने से रहे, बीच में रोक कर कहते थे चाकू निकाल के पैसा निकाल, पैसा कितना है तेरी जेब में, पैसा वैसा निकालो। तो लूट लेते थे, राइड के बहाने लूटना। तो वहीं से बन गया टेक समवन फॉर ए राइड, किसी को राइड पर ले जाना मतलब किसी को धोखा देना, किसी को लूट लेना, ये इसका मीनिंग बनेगा। तो इसका मीनिंग बनेगा कि धोखा देना। तो आंसर बट टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना कि राइड पे बैठा लिया कि चल भाई बैठ, तो ले गए राइड पे बैठाया और फिर राइड पे ले जाकर उसे लूट लिया जाकर। ठीक है, तो किसी को धोखा देना, डन। चलिए अगला लेते हैं। नेक्स्ट इज टू स्ट्रेन एवरी नर्व। कहते हैं टू स्ट्रेन एवरी नर्व, तो इसकी जो मीनिंग होगी ये होगा एड़ी चोटी का जोर लगाना। हिंदी में कहावत एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, एड़ी चोटी, तो एड़ी कहाँ है, पैर में, चोटी कहाँ है, सर में, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक का दम लगा देना। अब स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है सूजना फूलना। स्ट्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज का फूलना, किसी भी चीज को कस देना, कसना किसी भी चीज को, किसी भी चीज को कसना है, फूल फूल जाना। और एवरी नर्व, नर्व का मतलब क्या हुआ, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो वोकैबुलरी आपको ईडीएम में आ रहा है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। और नर्व का मतलब क्या होता है, नस। तो अब क्या कहता है, नर्व का मतलब नस और स्ट्रेन का मतलब फूलना, तो नसों का फूलना। तो अब याद कि जब आप एक्सरसाइज देखो किसी इंसान को जब एक्सरसाइज करता है, तो जैसे उठा रहा है, वो डंबल उठाया कर रहा है, यहां से नसें फूल गई, यहां से नसें फूल गई, नसें फूल गई, तो कर रहा है, तो कर क्या रहा है, वो पूरा दम पूरा जोर लगा रहा है। तो इसका मतलब है एडी चोटी का जोर लगाना, पूरी कोशिश करना, हर संभव प्रयास करना। तो इसका मतलब है हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना कि भाई उसने एक्सरसाइज कर रहा, पूरा संभव प्रयास कर रहा, तो उसके जो नर्व है वो नसें निकल के आ जाती है कि नहीं, नसें निकल के आ रही। अब नसें निकल के आ रही तो मतलब पूरा दम लगा रहा है। तो जब वो पूरा दम लगा रहा है, तो अब वो दम जो हमारे शरीर से जो दम था वो हमारे दिमाग के भी जोर की बात कर रहा है, हमारी जिंदगी के अंदर परेशानियों को फेस करने की बात कर रहा है। जैसे इस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो, आप पूरा संभव प्रयास कर रहे हो कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। आप इधर भी वीडियोस देख रहे हो, उधर भी वीडियोस देख रहे हो, इससे डिस्कस कर रहे हो, उससे डिस्कस कर रहे हो, इसकी सलाह ले रहे हो, उसकी सलाह ले रहे हो, रात को देर तक जाग रहे हो, पढ़ाई करे जा रहे हो, अपनी कंफ्यूजन को पूछे जा रहे हो, कई बार सर पकड़ लेते हो, मतलब त्योहार भी नहीं मना रहे, कहीं घूमने नहीं जा रहे। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग व्हाट, कि एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो, हर संभव प्रयास कर रहे हो इस चीज को पाने के लिए। तो वहीं से कहावत निकली, तो स्ट्रेन एवरी नर्व, लगा हुआ है मेहनत से, देखो उसकी नसें कैसे फूल गई, क्या कर रहा है, हर संभव प्रयास, हर संभव प्रयास कर रहा है अपने, कि रात को 2 बज रहे हैं कि रात के 2 बजे भी वो लगा हुआ है। तो टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, अटमोस्ट बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना किसी भी चीज को प्राप्त करने में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अगला लो, नेक्स्ट, टू बेल द कैट। टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, या बिल्ली के गले में घंटी बांधने की बात कर रही है ये। तो इसका मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना, तो इसका मतलब होता है कि जोखिम मोल लेना। कहते हैं कि जोखिम, खतरा मोल लेना, जिसे कहते हैं जोखिम मोल लेना, या कहते हैं खतरा मोल लेना।
क्या कहता है भाई, या खतरा मोल लेना या जोखिम उठाना, खतरे का सामना करना। कह रहा यार बिल्ली के गले में घंटी बांधना कौन से खतरे की बात है, पकड़ लो घंटी बांध लो। तो भाई ये तो तुम इंसान बन के सोच रहे हो, चूहा बन के सोचो। आप चूहा बन के सोचो कि बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है। तो अब ये कहावत आई कहां से, पहले इस कहावत को समझो। एक्चुअली एक घर के एक कहानी है, मतलब कुछ एनेक्डोट्स होती है, छोटी छोटी कहानियां होती है इंटरेस्टिंग। उन कहानियों से बात आई कि एक्चुअली क्या हुआ कि एक घर के अंदर ना, मतलब कोई रहता नहीं था, तो उसके अंदर चूहे बहुत सारे थे, बहुत सारे चूहे थे। तो उधर ना एक बिल्ली आती थी भाई, मटकती हुई टंग पे। उसे लगता था भाई यहाँ पे तो बहुत सारा भोजन है। उसे तो लगता था ये तो होटल है। बिल्ली के लिए तो होटल था। मोटे ताजे छोटे मोटे भाई तो चूहे मिलते थे उसे। आती थी, घुसती थी और एक चूहे को पकड़े भाग जाए, चूहे को पकड़े भाग जाए। तो एक दिन चूहों की मीटिंग बैठती है कि ओ भाई ये बिल्ली ने तो बड़ा परेशान कर रखा है, बैठो भाई मीटिंग 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 लगा, भाई सब मीटिंग बैठाओ, ये बिल्ली ने बड़ा परेशान कर रखा है। तो वहां पे एक समझदार सा चूहा बैठ रहा है, समझदार सा चूहा कहता है मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि हाँ भाई ये बड़ा समझदार है, इसकी बात मानी जाएगी, इसकी बात मानी जाएगी। कि देखो क्या होता है कि हमारे बच्चे हम सब खेल रहे होते हैं, फुदक रहे होते हैं, बिल्ली अचानक हमला कर देती है, हमें पता नहीं चल पाता, अगर हम बिल में घुस जाए तो बिल्ली हमें पकड़ ना पाए। अरे सही बात सही बात सही बात, क्योंकि आज तक सिर्फ वही पकड़ा गया है जो बाहर घूम रहा है, जो बिल में था वो नहीं पकड़ा गया। तो क्या किया जाए कि एक काम करो, बिल्ली के गले में घंटी बांध दो भैया। बिल्ली के गले में घंटी बंधेगी तो क्या होगा, बिल्ली जैसी आएगी घंटी टन टन करेगी, बिल्ली जैसी आएगी घंटी टन टन करेगी, घंटी टन टन करेगी, पता चल जाएगा, बिल में घुस जाएंगे, पकड़ नहीं पाएगी। ओ भाई क्या बात कही, क्या बात कही, क्या बात कही, ये बिल्ली गले में घंटी बंधेगी, अब तो बिल्ली गले में घंटी, बिल्ली के गले में घंटी बंधेगी। तो फिर एक ने बोला कि भाई अब ये बताओ बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। भाई बात समझ, अरे बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, कौन बांधेगा। तो मतलब वो खतरा, खतरा मोल कौन लेगा। तो चूहे के रूप में सोचो तो आपको समझ में आएगी कि चूहों के रूप में सोचो। तो के दिमाग में आया कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, ये घंटी बंधेगी तो भैया जब भी आएगी तो आवाज हो जाएगी, टन टन की आवाज होगी, घुस जाएंगे। तो खतरा मोल लेना। तो कई बार हम ऐसा एडवाइस देते हैं जिस एडवाइस पर चलना बड़ा मुश्किल होता है, तो वहां हम यूज करते हैं टू टेक लीड इन डेंजर, की डेंजर के अंदर ये लीड कौन करेगा। क्लियर हो गया होगा बेटा। तो ये किस, तो ये यहां से निकली है कहावत। चलिए अगला लेते हैं आपकी स्क्रीन पे। ए हार्ड नट टू क्रैक, बेटा हार्ड नट टू क्रैक बनाओ। देखो वैसे तो मीनिंग आ गया, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इससे क्लियर हो गया होगा क्या कहना चाह रहा है। अब इसकी हिंदी में कहते हैं लोहे के चने चबाना। हिंदी में अगर ये कहावत बनेगी, आपसे कहेगा यार ये काम करना तो लोहे के चने चबाना जैसा है, लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना। तो अगर कोई लोहे के चने चबा रहा तो मतलब बड़ा मुश्किल है किसी काम को करना, कि भाई ये काम तो है इतना मुश्किल है कि मतलब लोहे के चने चबाने जैसा काम हो गया। यार एक दिन में आप क्या कहते हैं, एक दिन में आपको 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस काम करने हैं भाई। इट इज हार्ड नट टू क्रैक, नहीं हो पाए कि कोई प्रोजेक्ट है 10 दिन में खत्म करना, 25 दिन का काम है तो 10 दिन में कह रहा है महीने भर में लग जाएगा इसे। इट इज हार्ड नट टू क्रैक, मतलब जो काम करना बहुत डिफिकल्ट हो और किसी भी सेंस में, तो हो जाएगा हार्ड नट टू क्रैक। तो मतलब ऐसा नट जिसे क्रैक करना बड़ा मुश्किल हो, ऐसा नट जिसे क्रैक तोड़ना बड़ा मुश्किल हो। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि भाई आप अखरोट को तोड़ो, अखरोट को तोड़ो तो दांत से या हाथ से भी टूट जाते हैं, लेकिन कई बार नहीं टूटते, तो उसे करना बड़ा मुश्किल होता है। वहीं से कहावत निकाल दी, कई बार कोई चीज पढ़ाई में इतनी डिफिकल्ट होती है, हार्ड नट टू क्रैक हो जाता है, यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, चैप्टर क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन ही पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो हार्ड नट टू क्रैक वहीं से निकला, जो लोहे के चने चबाना, मतलब किसी भी काम को करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है बच्चे, तो ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। नेक्स्ट, एट वंस विट्स एंड। इस एट वंस विट्स एंड इसका मतलब होता है होश उड़ जाना, होश उड़ जाना, मेरे तो होश उड़ गए। अब किसी के होश कब उड़ेंगे, अच्छा ये बताओ, किसी के भी होश कब उड़ेंगे, तो कब घबराएगा, कब क्या कहते हैं परेशान होगा, किसी के भी होश किसी भी सिचुएशन में कब उड़ेंगे। तो कहते यार मेरे तो होश उड़ गए, मतलब कि वो उसकी सोच जो है
वहां तक काम नहीं कर रही जितना वो सोचता था। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दें कि एक बंदे की गाड़ी खराब हो गई और उसे थोड़ा बहुत गाड़ी कार वार का काम आता है। अब जाते समय रास्ते में उसकी कार हो गई खराब। अब उसने कहा अरे चल कार खराब हो गया, वैसे तो परेशानी वाली बात है लेकिन ज्यादा परेशानी वाली बात को नहीं है, क्योंकि कार का बहुत सा काम तो मैं जान लेता हूं, देख ले क्या प्रॉब्लम है। अब उसके पास जितनी नॉलेज थी, मानो उसके पास इतनी नॉलेज थी, उसके पास इतनी नॉलेज थी कार को ठीक करने के लिए, तो उसने अपनी इतनी नॉलेज लगा दी कार को ठीक करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम जो थी उसकी नॉलेज से ज्यादा बड़ी हो गई। प्रॉब्लम उसकी नॉलेज से ज्यादा बड़ी हो गई। उसने तो भाई इतना दिमाग तो लगा लिया। अब प्रॉब्लम बड़ी है, नॉलेज छोटी है, तो मतलब विट। विट का मतलब क्या होता है? बुद्धि। विट का मतलब होता है बुद्धि। विट का मतलब क्या हुआ? बुद्धि। और बेटा, और एंड तो पता ही है कि किसी भी इंसान की बुद्धि का अंत। तो इंसान की बुद्धि का अंत मतलब कि भाई किसी समस्या को सोल्व करने में उसने अपने पूरा दिमाग लगा लिया, लेकिन समस्या बड़ी होने के कारण उसकी बुद्धि रह गई छोटी, उसकी बुद्धि का हो गया यहां पर अंत। तो बुद्धि का अंत हो गया, तब उसके होश उड़ गए कि यार अब ये कार यहां पर खराब होगी तो मैं करूंगा कैसे। तो जब किसी काम को करने में कोई अपना पूरा मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा ले, अभी करा कोई अपना, क्या कहते हैं कि वो इफ एनी पर्सन स्ट्रेन्स एवरी नर्व, वो अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा ले काम करने में, लेकिन काम पूरा सिद्ध ना हो, तो अब उसके होश उड़ जाना, घबरा जाना, परेशान हो जाना, एंजाइटी हो जाना, टेंशन, कंफ्यूजन, अब जो नेगेटिव वर्ड्स हैं ये अपसेट हो जाना, ये सब इसके मीनिंग बनेंगे। उदास होना, निराश होना, डिसअपॉइंट होना, डिस्करेज होना, है ना, ये होश उड़ना, ये सभी इसके सिनोनिम बन जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा पसल्ड या कंफ्यूज्ड होना, हैरान हो जाना, यार क्या करूं, पजल्ड हो जाना, हैरान हो जाना, कंफ्यूजन में यार अब क्या किया जाए, ऐसी अवस्था जो होती है एडवांस विट्स एंड बुद्धि का अंत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बंदा अब ये कहीं पर भी लगेगा, अब कहीं पर भी लगेगा, पढ़ाई कर रहा है, सब नहीं सोल्व हो रहा, तो बुद्धि का अंत हो गया, उसकी बुद्धि का अंत हो गया, जितना अंत था उतना कर लिया। पढ़ाई, ये जनरली पढ़ाई से रिलेटेड होता है कि बुद्धि का अंत, की भैया अब नहीं हो सकता कुछ भी, खत्म। चलिए अगला, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कि भाई एक भी पत्थर को, टू लीव नो स्टोन, कि भाई कोई भी ऐसा, देखो देखो इसे क्या कह रहा है कि किसी भी पत्थर को अनटर्न, टर्न करना मतलब देखो पलट रहा है, पहले इस पत्थर को भी पलटा, इसको भी पलटा, इसको भी पलटा, आप देखें कि हर पत्थर को पलट रहा है, वो हर पत्थर को पलट रहा है ना। तो कितने सारे पत्थर हैं, सबको पलट रहा है और फिर अंत में वो जीत गया। अभी कहावत बनी कहां से जनरली कि किसी इंसान के कुछ पैसे खो गए, अंधेरे में चल रहा था, पैसे गिर गए, तो उधर बहुत सारे पत्थर 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 पड़े हुए थे, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। तो वो पैसे का है, वो हर पत्थर को उठा के देख रहा है, हर पत्थर को उठा के देख रहा है, हर पत्थर को उठा के देख रहा है, हर पत्थर को उठा के देख, एक पत्थर के नीचे उसके पैसे मिल गए। तो उसने क्या किया, उसने भाई पत्थर को प्राप्त करने के, पैसे को प्राप्त करने के लिए हर पत्थर को पलटा, मतलब उसने पूरी कोशिश की। तो इसका मतलब होता है भरपूर प्रयास करना, कोई कसर बाकी न छोड़ना। इसका मतलब होता है कोई कोई कसर बाकी न छोड़ना, पूरा प्रयास करना, भरपूर प्रयास करना, भरपूर प्रयास करना। तो अब ये अपनी लाइफ से कनेक्ट कर लो कि भाई आपने, क्या कहते हैं, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस भी याद किए, सिनोनिम भी याद किए, एंटोनिम भी याद किए, आपने होमोनिम्स भी याद किए, आपने सिनोनिम भी याद किए, मतलब आपने हर चीज, ग्रामर भी सारी कर ली। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाए, फिर उसके अंदर जो मार्क्स कमा रहे थे और मेहनत करके मार्क्स लेकर आए और अंत में जीत गए। तो आपने वो हर जो संभव प्रयास कर रहे हो, तो वो हर पत्थर को पलटना है, हर संभव प्रयास जो कर रहे हो किसी भी चीज को करने के लिए, तो वो पत्थर पलटना है। तो क्या कहता है, टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स। मीन्स का मतलब यहां साधन है, कि हर साधन का इस्तेमाल करना, किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए हर साधन का इस्तेमाल करना। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। कि गवर्नमेंट जॉब, आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को सीखने के लिए मैंने कोई कसर बाकी ना छोड़ी। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, क्या कहता है,
एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, इसका मतलब होता है तुरंत, झटपट, झटपट, एकदम, बिना वक्त गंवाए, एकदम। इसको हम एट वंस भी कहते हैं, इसको हम एट वंस भी कह सकते हैं, एट वंस, ONC, एट वंस। इसको हम इमीडिएटली भी कह सकते हैं, इमीडिएटली, एट वंस, इमीडिएटली, एट वंस, इमीडिएटली, बिना वक्त गवाए। तो कह रहा है एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, ये क्या है, सीधा सीधा झटपट बोल दो। तो ये कहावत इंग्लिश में बनी कैसे? एक्चुअली पुराने समय के अंदर ऐसा होता था कि जो रेस होती थी, तो जो रेसर्स होते थे, जो रनर्स होते थे, जो उसके अंदर पार्टिसिपेट किया करते थे, तो जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको एक हिंट दिया जाता था। कई बार आपने देखा होगा फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में या नई फिल्मों के अंदर, पुरानी फिल्मों का, कि भाई अगर दौड़ हो रही है तो जो रानी या राजा है तो वो क्या करते थे, वो रुमाल जो थे, रुमाल गिरा देते थे, ऐसे रुमाल गिराते थे, जैसे ही रुमाल छोड़ा तुरंत भाग गए, जैसे रुमाल छोड़े तुरंत भाग गए। देखा होगा आपने कई फिल्मों में ऐसा। तो इसी प्रकार से एक ये इंडिकेशन था कि भाई देख, मैंने उठाया है हेड, अब जैसे ही मैं हेड छोड़ूंगा तुम्हें तुरंत भागना है, हेड छोड़ते के साथ ही भागना है। तो वो रेस लगती थी, वो कह रहा जैसे ही मैं हेड छोड़ूंगा आपको तुरंत भागना है। तो ये रेस से निकली है कहावत कि एट द, कि अब कहता है एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, कि हेड की गिरती, मतलब एकदम तुरंत, झटपट। अब कोई भी काम जो झटपट हो रहा है मतलब इंस्टेंटली, विदाउट हेजिटेशन। इंस्टेंटली का मतलब तुरंत ही होता है, एट द मोमेंट, नो डिले, नो गैप इन टाइम, ठीक है ना। तो ऑन द स्पॉट ये हो जाएगा कि एट द ड्रॉप ऑफ द हेड। डन बच्चे? चलिए अगला है एक्सक्यूज माई फ्रेंच। एक्सक्यूज माई फ्रेंच, इसका मतलब है बुरे शब्दों के लिए माफी मांगना। बुरे कहे गए बुरे शब्दों के लिए, बुरे शब्दों की माफी। बेटा एक समय ऐसा था, एक समय ऐसा था, तो जो अंग्रेज है और फ्रांसीसी लोग थे, एक दूसरे के दुश्मन भी थे। अंग्रेज लोग और फ्रांसीसी लोग जो थे एक दूसरे के दुश्मन थे। तो ये अंग्रेज के जर्मन लोग जो थे वो फ्रांसीसी लोगों के दुश्मन, तो एक दूसरे से जर्मनी फ्रांस की दुश्मनी बनी हुई है। तो फ्रांस से लोग जलते थे, तो वहां पे फ्रांस के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे फ्रेंच कहा जाता है। तो लोग क्या करते थे, जैसे फ्रेंच, ऐसे मानो जर्मनी की कहानी, मानो कि जर्मनी की कहानी है। जर्मनी के अंदर लोग जर्मन बोलेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर जर्मन बोलेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर वो फ्रेंच बोलते थे, अगर वो फ्रेंच बोलते थे तो दूसरे लोगों को बुरा लगता था, तो क्षमा मांगते थे, यार मैंने जो फ्रेंच बोल दिया सॉरी, मैं तो अपनी मातृभाषा यूज करूंगा, मैं फ्रेंच यूज नहीं करूंगा, मैं तो जर्मनी बोलूंगा, मैं फ्रेंच यूज नहीं करूंगा, मैं तो मैं जर्मनी बोलूंगा। बस ये था थोड़ा सा भाषा का वो था कि तुम यहां पर तो जर्मनी का होकर तो फ्रेंच भाषा बोल कैसे। एक्सक्यूज माई फ्रेंच, कि जो मैंने फ्रेंच बोला उसके लिए मेरे को सॉरी करो। तो फिर आगे चल के कहावत बन गई, किस प्रकार की कहावत बन गई, किस प्रकार की, कि ऐसे कि जब हम किसी को अपशब्द, हाँ ये इन सब चीजों को बुरा माना जाता था, तो इनको गाली के रूप में लिया जाता था कि तूने फ्रेंच बोला, इसका मतलब कि तूने मेरी इंसल्ट करी है, तूने मेरी इंसल्ट क्यों करी। तो फिर आगे जाके ये शब्द ऐसे हो गए कि हम किसी को गाली दे दें या बुरा भला कह दें और उसके बाद हमें पछतावा हो और हम माफी मांगे, तो उस माफी को हम कहते हैं एक्सक्यूज माई फ्रेंच, कि मुझे एक्सक्यूज, मुझे माफ कर दो मेरी फ्रेंच के लिए, मैंने जो वो अपशब्द बोले, वो जो गलत वर्ड्स बोले, उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो यही हो जाएगा एक्सक्यूज माई फ्रेंच। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यूज टू अपोलोजाइज, माफी मांग लेना, फॉर स्वेरिंग, मतलब कि यूज टू अपोलोजाइज फॉर स्वेरिंग। तो तो कहता है कि यूज टू अपोलोजाइज, कि भाई माफी, यूज टू अपोलोजाइज, माफी मांगना, फॉर स्वेरिंग, तो मतलब किसी चीज के स्वेर करने के लिए, मतलब किसी बात के लिए। स्वेर का मतलब ऐसे कसम खाना होता है। तो मैंने बताया कोई भी चीज कहने के लिए, कोई भी गलत शब्द कहने के लिए, तो कई बार भाई ने स्वेर ले लिया, तो उसने 4 ऑप्शंस ले लिए। इसका मीनिंग क्या है? कोई भी गलत बात की, जो कहे गए, मुंह से कहे गए शब्दों की गलत माफी, मुंह से कहे गए गलत शब्दों की माफी। तो किसी ने कसम खा ली तो गलत कसम खा ली, तो कि सॉरी, मैंने जो बोला उसके लिए सॉरी, मैंने जो कसम खाई उसके लिए सॉरी, तो वो जो कहा गया उसके लिए सॉरी, तो आंसर यही जाएगा।
अब कहा कुछ भी हो सकता है, कहा कुछ भी, जो बुरा लग जाए, कि जिस बात को कहेगा बुरा लग जाए, वही है एक्सक्यूज माई फ्रेंड्स कि भैया जी बुरा लग गया तो मुझे माफ कर दे भाई, तू नाराज ना हो, नाराज ना हो। इन ए फ्लटर, बट आई हैव सेवरल टाइम आई हैव मेंशनड यू, बट वोकेबलरी याद करो जो इडियम एंड फ्रेजेस में आता है, इट वुड हेल्प यू। फ्लटर का मतलब होता है वैसे आंख फड़फड़ाना, आंख फड़फड़ाना। तो अगर किसी की आंख फड़फड़ा रही है तो आपने सुना हो क्या, किसी की यार मेरी उल्टी आंख फड़फड़ाना हो, कुछ गड़बड़ होने वाला है, गड़बड़ गड़बड़, आंख फड़फड़ा रही है, हाथ फड़फड़ा रहे, फ्लटर कर रहे हैं, इन्हें फ्लटर। तो इन्हें फ्लटर क्या हो रहा है, तो इसका मतलब है कि घबराहट हो रही है उससे, उसके हाथ पैर अगर ऐसे कांप रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, आंख पर ऐसे हो रहा है, तो ये ऐसी सिचुएशन, ऐसे वाली सिचुएशन जो होगी तो उसे कहते हैं घबराहट। इन्हें फ्लटर मतलब घबराहट में उसने ऐसा कह दिया यार कि इन्हें फ्लटर ही सेड सो, इन्हें फ्लटर तो घबराहट। ठीक है, घबराहट में आंसर हो जाएगा इन ए स्टेट ऑफ नर्वसनेस, नर्वसनेस किस स्टेट में, घबराहट में। चलिए, बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न मतलब जलाना, मिडनाइट ऑयल। बेटा मैं बहुत ज्यादा तो इतिहास के बारे में नहीं जानता हूं, बट थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है कि बेटा इंडिया के अंदर जो लाइट आई थी ना, वो सबसे पहले बंगाल में कलकत्ता के आसपास आई थी लाइट। एक आप चेक भी कर लेना आपकी, पहले तो लाइट थी नहीं, मुगलों के समय पर तो लाइट नहीं थी, तो 17वीं शताब्दी के अंत में शायद, मेरे को बहुत अच्छे से नहीं पता, देखो मैं इतिहास का टीचर नहीं हूँ, लेकिन बहुत पहले पढ़ा था तो माइंड में कहीं ये मतलब रह गया, रिटर्न रह गया कि जब पहले लाइट नहीं थी तो सबसे पहले जो इंडिया में लाइट आई थी वो बंगाल के अंदर कलकत्ता के अंदर 17वीं शताब्दी में आई थी, उससे पहले लाइट नहीं थी। तो रात के समय मशाल वगैरह ही जलाई जाती थी, और वो तेल के दिए जलाकर ही, मशाल जला तेल के दिए जलाकर ही रात को उजाला किया जाता था, और कोई सहारा ही नहीं था। मतलब राजा महाराजों के समय भी रात के समय मशाले वगैरह और छोटे मोटे कमरों में दिए जलते थे, नहीं तो बंद कर दिया जाता था, उस समय लाइट थोड़ी थी। तो अब राजस्थान के अंदर इतने सारे महलों के अंदर चले जाओ, कहीं पर भी कुछ भी किसी भी महल के अंदर चले जाओ, वहां पर बिजली के पॉइंट्स नहीं दे रखे होंगे, स्विचेस वगैरह का कोई सेंस ही नहीं था उस समय, बिजली नहीं थी तो क्या ही वो उनके स्लॉट्स बनाते। क्लियर हुआ? तो आते अपनी इस कहावत पर, बंदा मिडनाइट ऑयल। तो जब भाई उस समय पर, जिस समय कहावत बनी उस समय इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो लोग जब बहुत ज्यादा काम करते थे, तब उन्हें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई तो शुरू से ही है, एजुकेशन तो शुरू से ही है, जब बहुत ज्यादा पढ़ाई करते थे तो उनकी परीक्षा वगैरह आ रही है, तो दिन में तो रोशनी में पढ़ते ही थे, तो अब रातों को भी पढ़ना होता था, तो रात को वो तेल जलाकर पढ़ते थे, मतलब दिए वगैरह में तेल जलाकर पढ़ते थे। तो वो क्या कहते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो मिडनाइट आधी रात को वो ऑयल लगाकर उसे जला रखा है, तो इसका मतलब कि आधी रात तक काम करना, आधी रात तक, देर रात तक पढ़ना या काम करना, तो मीनिंग यही बन गया, रात तक, देर रात तक पढ़ना या देर रात तक काम करना, देर रात तक पढ़ना या देर रात तक काम करना, मिल गया। तो वर्क लेट इनटू नाइट, वर्क मतलब यहाँ पे स्टडी भी हो सकता है, देखो ना 4 ऑप्शन दिए, मीनिंग मैंने बता दिया, देर रात तक आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो तो पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर देर रात तक जाग रहे हो तो आप पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसने काम का है, वो स्टडी भी हो सकता है। ठीक है ना, डन, कोई भी काम। आगे बढ़ते हैं, ए फूल्स पैराडाइज। तो ए फूल्स पैराडाइज क्या हुआ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनके शब्दों को समझना है। फूल का मतलब क्या हुआ, फूल, फूल मतलब फ्लावर नहीं, वो फूल होता है, ये फूल है, वो फूल है। फूल का मतलब बेवकूफ, इडियट, बेवकूफ। और पैराडाइज का मतलब स्वर्ग, जन्नत, पैराडाइज मतलब स्वर्ग, जन्नत। तो अब क्या इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, बेवकूफ का स्वर्ग, बेवकूफ लोगों का स्वर्ग, फूल्स पैराडाइज, बेवकूफ लोगों का स्वर्ग, ये मीनिंग हुआ। लेकिन इसका मतलब होता है, इसका ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है, अब वास्तविक अर्थ क्या होगा, ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना। अब ख्याली पुलाव पकाने का मतलब कि मतलब अपने ख्यालों में पुलाव पकाना, कि एक बहुत गरीब इंसान और तो कुछ नहीं लेटा यार, काश मुझे भी पुलाव मिल जाता है यार, मजा आ जाता, खुश होता।
समझ रहे हो? तो ख्यालों में वो पुलाव पका रहा है। तो हम ख्वाबों के अंदर जब ऐसे खो जाते हैं कि जिसका वास्तविकता से लेना देना नहीं होता, जैसे अब छोटे बच्चे जो होते हैं, मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं बहुत छोटा था मैंने पढ़ाई नहीं करी होती थी और मैं पेपर देने जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि ना भूकंप आ जाए और बिल्डिंग गिर जाए। तो अब वो बेवकूफी वाली बात है कि मेरे को पेपर नहीं देना है, मैंने पढ़ाई नहीं करी और मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ मैं खाली खाली पुलाव पका रहा हूँ कि यार भूकंप आ जाए और बिल्डिंग गिर जाए। तो मेरे ख्याल से बचपन में जो बच्चे नहीं पढ़ते, मैं पहले था, मैं नहीं पढ़ता था, बाद में मैंने पढ़ना शुरू किया, तो जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो ख्याल ऐसे खाली पुलाव पकाते हैं। अब जो काम नहीं करते तो ऐसे खाली पुलाव पकाते हैं कि यार काम करना नहीं, औकात क्लर्क बनने की नहीं होती, और कहते काश की मैं मैनेजर होता ना भाई, मैं ये करता हूँ। तो मैनेजर बनने के लिए आपको वैसे स्टडी भी तो करना पड़ेगा भाई, उस चीज की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, उस जैसे मेहनत भी करनी पड़ेगी। ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। तो मतलब कि सोच के अंदर, आपके सोच के अंदर आप महल बना रहे, कुछ भी बना रहे, लेकिन इमेजिनेशन भी जरूरी है, इमेजिनेशन जरूरी है, लेकिन जो आप कर रहे हो उसको वास्तविकता का रूप भी देना बहुत जरूरी है, तभी चीजें प्राप्त हो पाती है। टू लिव इन इल्यूजन मतलब ये हो जाएगा भ्रम में जीना। इल्यूजन होता है भ्रम, भ्रम के अंदर जीना, वास्तविकता में ना होना कोई चीज, भ्रम में जीना। डन बेटा। अगला, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है आग में, कहते कि कहते आग में पानी डालना। कि आग में अगर आप घी डाल रहे हो तो आप भड़का रहे हो, इसे भड़का रहे हो। आग में पानी डालना क्या कर रहे हो? तो आग को बुझा रहे हो। आग में घी मत डालो, आग में पानी डालो। आग में घी डालोगे तो भड़केगी, आग में पानी डालोगे तो बुझेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ किसी भी मामले को, कहता कि मामला रफा दफा करना, मामला रफा दफा करना, तो किसी भी मैटर को शांत कर देना, शांति स्थापित करना। तो आंसर यही बनेगा, टू मेक पीस, शांति स्थापित करना, ऑन डिस्प्यूट, किसी डिस्प्यूट पर और या डिसएग्रीमेंट पर शांति स्थापित करना। अब ये तो मैंने इधर उधर बता दिया, अब आ जाओ अपने इडियम पर। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, कि ट्रबल्ड वाटर पर ऑयल डालना। अब ये कहावत बनी कहां से? कहावत बनी यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर ये बनी, क्या कहते हैं, जब जहाज पानी के अंदर जाता था, मतलब अच्छा, ये मैं आपको ये बात तो पहले, सबसे पहले तो ये बताना है, बनी है यूरोप के अंदर ही है, बनी ये शिप से है, समुद्र से है, लेकिन ये एनेक्डोट से बनी है, ये वास्तविकता से नहीं बनी। कुछ चीजें जैसे जैसे मैं बात करूं कि जादुई चिराग, अलादीन, आपने सुना होगा कि भाई चिराग घिसो तो जिन निकल कर आ जाता है, क्या हुक्म है मेरे आका, है ना, आता है ना चिराग निकल के। तो क्या वो हकीकत में अली बाबा 40 चोर, अली बाबा को ऐसी गुफा मिल जाती है जिस गुफा के अंदर भाई साहब खजाना ही खजाना, तो व्हाट डू यू थिंक कि वो असली में? नहीं है, वो कहानियां, किस्से। तो कुछ चीजें कहानी किस्सों से निकल कर आई, तो ये कहानी किस्सों से निकल कर आई है। कि ऐसा कहा जाता है कि भाई एक कहानी थी, एक जो कहानी थी, तो उस कहानी में वो शिप जा रहा होता है और ट्रबल्ड वाटर, पानी के अंदर, ट्रबल्ड मतलब पानी के अंदर वो परेशानी ऐसे उठापटक होने लगती है, तो उसे ट्रबल्ड वाटर बोला गया कि पानी के अंदर जो उठापटक हो रही है, छपाक छपाक हो रही है। तो फिर किसी इंसान ने कहा कि एक काम करो, पानी के अंदर आप तेल डालो, तो जो ये पानी उठापटक कर रहा है ना, ये शांत हो जाएगा। तो फिर उस स्टोरी के अंदर क्या हुआ कि समुद्र में जो उफान आया हुआ था, तो तेल को फेंका गया, तो समुद्र का उफान खत्म हो गया, तो वहां से निकली। तो आप ट्रबल्ड वाटर पर ऑयल डालोगे, ट्रबल्ड वाटर पर ऑयल डालोगे तो शांत हो जाएंगी चीजें। तो अब यही कह रहा है कि अगर आप आग के अंदर पानी डालोगे तो वो ठंडा हो जाएगा। अब अपनी लाइफ से कनेक्ट करो तो यार कोई मैटर है, भड़क रहा है, बहुत ज्यादा भड़क रहा है, आग की तरह भड़क रहा है, तो अब उसके ऊपर तेल डालो, या बिल्कुल ऐसे भड़क रहा है जैसे समुद्र के अंदर तूफान आ गया हो, मन के अंदर तूफान आ रहे हैं, तो क्या करें कि मामले को रफा दफा करो, चीजें खत्म करो, मतलब शांति बहाल करो, लड़ाई झगड़ा ना करो। आ गया आप समझ? तो अब क्या बनेगा? टू पोर ऑयल, ऑयल डालना ऑन ट्रबल्ड वाटर, ट्रबल्ड वाटर पर ऑयल डालना, ये बन गया इसका आंसर। आइसिंग ऑन द एज, कहता आइसिंग ऑन द एज, ओह सॉरी, क्या 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 बोलता हूं मैं भी कभी कभी, आइसिंग ऑन द केक। बट एक तो आइस के दो मीनिंग है,
एक आइस जो है, तो एक आइस का आइसिंग बना, तो एक आइस का मतलब होता है ठंडा करना किसी भी चीज, जो आइस से बना, बर्फ से, इसका मतलब होता है ठंडा करना। एक वर्ड के दो मीनिंग हो जाते हैं, बड़े इजीली हो जाते हैं। वॉच मतलब देखना होता है, वॉच मतलब घड़ी भी तो होता है ना, होता है कि नहीं होता? वॉच मतलब देखना भी होता है, वॉच मतलब घड़ी भी होता है। ऐसे ही आइसिंग का मतलब ठंडा करना भी होता है, और आइसिंग का मतलब होता है किसी को सजाना। और किसको? बेसिकली केक को सजाना। जब केक को सजाते हैं तो कहते हैं इसके ऊपर आइसिंग कर दो। केक को सजाने को आइसिंग कहा जाता है, कि भाई केक सजाना। केक सजाने को कहते हैं हम केक पर आइसिंग करने कहते हैं कि केक पर आइसिंग करना। तो ये जो केक सजा रहे हैं इसे आइसिंग करना कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अब क्या कह रहे हैं? केक पर आइसिंग करना, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा, ये हिंदी की कहावतें हैं। ये सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा, या मतलब इसको कहें, एक और आ रहा है दिमाग में, कहां गया? आजा आजा लबों पे आकर। चार चांद लगाना। देखो, चार चांद लगाना, हिंदी की कहावत है। चार चांद लगाना, तो हम क्या कर रहे हैं? अच्छी चीज को और अच्छा कर रहे हैं यार। केक केक सुनते के साथ चक दे फड्डे, केक सुनते के साथ ही जबान लपलपा जाती है यार, केक खाएंगे। लेकिन अब केक को एक तो वैसे ही अच्छा, अच्छे को और अच्छा करना। केक के ऊपर आइसिंग कर रहे हो तो आप सोने के ऊपर सुहागा लगा रहे हो। आइसिंग कर रहे हो तो आप क्या कि चार चांद लगा रहे हो, उसके अंदर चार चांद और ऐड कर रहे हो। तो किसी को बेहतर करना, बेहतर को और बेहतर करना। तो आंसर एन अट्रैक्टिव, एक अट्रैक्टिव बट क्या कहते हैं, इन एसेंशियल एडिशन। कि अट्रैक्टिव और इन एसेंशियल, कि एसेंशियल नहीं है, आप ना भी करो तो भी वो अच्छी, केक को ना सजाओ यार स्वाद उसका वही रहेगा। तो वो अगर आप केक को ना सजाओ तो टेस्ट तो फिर भी वही रहेगा, वो देखने में भी अच्छा हो जाएगा। सोने पर सुहागा, खाने में भी अच्छा है तो देखने में भी अच्छा है। और एनहांसमेंट, किसी भी चीज का इन एसेंशियल एडिशन, एनहांसमेंट, किसी भी चीज को बढ़ाना, चार चांद लगाना, सोने के अंदर सुहागा जोड़ देना। दैट्स इट। आंसर समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है बच्चे, अगला है डेविल्स एडवोकेट। यह है डेविल्स एडवोकेट। तो इसका मतलब होता है वकालत करना, किसी की वकालत करना। अब ये बेसिकली कहावत जो बनी है ये कोर्ट के अंदर से बनी है। कोर्ट के अंदर से आई है कहावत, वकीलों के बीच की बात है। तो अगर दो पार्टी के अंदर लड़ाई है, दो पार्टी के अंदर लड़ाई है, तो अब ये पार्टी है, इस पार्टी को वो क्या दिलवाना चाहती है? सजा दिलवाना चाहती है। ये पार्टी इस पार्टी को सजा दिलवाना चाहती है। अब चाहे ये गलत है या नहीं, चाहे ये इल्जाम लगा रहे हैं या सच्ची बात है, तो ये तो ना मैं जानता ना आप जानते, लेकिन एक पार्टी दूसरी पार्टी को सजा दिलवाना चाहती है। तो भाई ये तो एलिगेशन लगाएगा, ये एलिगेशन लगाएगा। अब इसके तो ये जो एलिगेशन लगाएगा अपने वकील के साथ, ये एलिगेशन लगाएगा अपने वकील के साथ। तो भाई ये भी थोड़ा ये अकेला है, ये भी तो एलिगेशन को रोकेगा किसके? अपने वकील के साथ। तो अब ये एलिगेशन लगा रहे हैं तो इनका वकील जो है रोक रहा है, तो वो इसकी एडवोकेट कर रहा है। अब इनके लिए तो डेविल हुआ ना, क्योंकि इसके खिलाफ वो मुकदमा कर रहे हैं। इन लोगों के लिए तो डेविल है, और ये डेविल का एडवोकेट है। तो ये कौन है? ये वकालत कर रहा है डेविल, तो कोर्ट से नहीं। तो ये कहता वकालत करना, कि किसी के बारे में भी जो लगे हुए चार्जेस हैं, किसी के बारे में लगी हुए चार्जेस है, तो उनको वो डिफेंड कर, उससे बचा रहा है। तो कहता है समवन, कोई ऐसा इंसान हु रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है एक काउंटर आर्ग्यूमेंट, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करता है। तो ये निकली है तो कोर्ट से है, लेकिन जनरली हमारी जिंदगी में यूज होती है। जिंदगी, मम्मी घर से ही देख लो, घर पे ही देख लो, मम्मी पापा क्या कहते हैं, मम्मी पापा जो हैं घर पर हैं, बेटे के 8वीं 10वीं में बैठा, उसके मार्क्स कम आए। अब पापा डांट रहे हैं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं घर पे नहीं रहता हूँ, क्या कहते हैं, और इसके मार्क्स कम आए, इसे कोई देखता नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो अब माँ जो है उसका पक्ष ले रही है कि अरे बेटा पढ़ता तो है हमारा बेटा, ये हुआ है, बेटे का पक्ष ले रही है। तो अब बाप क्या कह रहा है कि तुम तो इस डेविल की एडवोकेट हो। अब बेटे को डेविल बोल रहा है, तुम तो उसकी एडवोकेट हो, यू आर यू आर डेविल्स एडवोकेट, मतलब तुम तो इसकी वकालत कर रही हो, ये तो गलत है, तुम इसकी और वकालत कर रही हो। तो वो जो मम्मी है वो डेविल्स एडवोकेट है। अब आया कि नहीं आया समझ? तो कहीं पर भी यूज हो सकता है हमारी जिंदगी के अंदर। दो दोस्तों में लड़ाई हो जाए दोस्तनियों के पीछे, है ना, दोस्तों में लड़ाई हो जाए दोस्तनियों के पीछे, तो वो एडवोकेसी करना।
चलिए, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, तो इसकी जो हिंदी होगी, इसकी हिंदी होगी कभी हाँ कभी ना। कहता है कभी हाँ कभी ना। इसको हम कह सकते हैं दोगलापन, इसको हम कह सकते हैं दोगलापन, कि पहले तो तूने हाँ कर दिया, मना कर दिया भाई, ठीक है, तो दोगलापन है यार। कभी तू हाँ कर रहा है, कभी ना कर रहा है। अब ये कहावत निकली कहां से? कहावत कुछ ऐसे निकली कि भाई वो एक जंगल के अंदर दो लोग थे, जंगल के अंदर दो लोग थे, मतलब मान लो दोस्त, दोस्त भी हो सकते नहीं, दो लोग थे और ठंड बहुत थी। दो लोग थे, ठंड बहुत थी, ध्यान से सुनना मेरी बात। दो लोग थे, ठंड बहुत थी। अब जब ठंड लग रही तो अब हम करते नहीं कि जब ठंड होती है तो हम क्या करते हैं, एक करा क्या, दूसरे का तू क्या कर रहा है, कह रहा मैं फूंक मार के हाथों को गर्म कर रहा हूं क्योंकि ठंड लग रही है। करते हैं ना, ऐसे करते हैं। तो हम अब ऐसे कर रहे हैं, तो जो ठंडे हाथ है फूंक मार के गर्म कर रहे हैं। अच्छा भाई ऐसे होता है कि हाँ, ये भाई बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हम ठंडे हाथों को गर्म कर रहे हैं। वो आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, तो एक उन्हें छोटा सा ढाबा मिलता है कुछ है जहां पे चाय मिलती है। वो चाय आती है उसके पास, वो चाय लेता है, फिर फूंक मारता है। अब दूसरा कह रहा है अब तू क्या कर रहा है, कह रहा है चाय ठंडी कर रहा हूं। कह रहा बड़ा दोगला इंसान है, तो कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। कभी कहता है कि मुंह से मेरे ठंड गर्म फूंक निकल रही है, मेरे मुंह से गर्म फूंक निकल रही है जिससे हाथ भी गर्म हो रहे हैं, तो मैं ठंडे हाथों को गर्म कर रहा हूं। अब कह रहा है मेरे मुंह से ठंडी फूंक निकल रही है, मेरे मुंह से ठंडी फूंक निकल रही है कि मैं गर्म चाय को ठंडा कर रहा हूं। कह रहा बड़ा दोगला इंसान है, कभी तो कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, कभी एक बात पे नहीं टिकता। तो जो अपनी एक बात पे ना टिके उसे हम कहेंगे टू 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 ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कि फूंक मारना, फूंक मारना, कभी गर्म फूंक मारना कभी ठंडी, तो कभी तो गर्म फूंक मार रहा है और कभी ठंडी फूंक मार रहा है। तो कह रहा है कि दोगलापन, तो एक जगह तो टिकता नहीं, जो तेरे तो एक विचार रहता नहीं, कभी तो कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। तू कह रहा था फिल्म देखने चलूंगा, तूने मना किया, तूने कहा घूमने चलूंगा, तूने हाँ करा, फिर तू मना कर गया, तू तो मुकर गया। तो कभी किसी बात के लिए किसी पॉइंट पर कभी हाँ करना कभी ना करना, बस यही हो जाए। टू शो फेवर एंड डिसफेवर, शो करना फेवर और डिसफेवर अल्टरनेटिवली, कभी इसका साथ देना कभी इसका, इसलिए इस बात को कहा गया दोगलापन, कभी हाँ कभी ना, दोगलापन। डन। चलिए अगला लेते हैं, विथ बैटेड ब्रीथ, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा सांस रोककर, सांस रोक कर। अब ये बनी कैसे बेटा, एक वर्ड है अबेट, अबेट का मतलब वर्ब है, याद कर लो, बहुत यूज होती है अबेट। इसका मतलब होता है कम करना, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, कम करना, अबेट। तो फिर शेक्सपियर ने एक बार ये यूज किया था अपनी एक पोम के अंदर, तो उसने अबेट को बेटेड लिखा। उसने अबेट, ये वर्ब है, अबेट को उसने अबेटेड ये होता है, लेकिन उसने क्या करा, एक को है ना, एक को एक को एक को एक को एक को, इस एक को रिमूव करके बोला अबेटेड की जगह उसने बेटेड यूज किया। तो बस बेसिकली जो बेटेड है वो है अबेटेड, कम कर देना। अब कम किसका कर देना, मतलब सांसों का कम हो जाना, सांसों का कम हो जाए, इसका वास्तविक अर्थ है सांसों का कम हो जाना। तो जब क्या होता है कि इंसान की सांसें कम होती है, तो वो कब होता है, जब वो एक्साइटमेंट में होता है, जो वो उत्तेजना में होता है। सांस रोक, हम कहते हैं यार वो भाई मैं तो सांस रोक कर बैठा था कि अगली बॉल पर क्या हो, विराट कोहली 4 रन चाहिए, कोहली के हाथ में बैट भाई, मैं तो सांस रोक कर मैच देख रहा था। मतलब ये नहीं कि उन्होंने सांस रोक ली, मतलब बस ये जो एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन को विद बैटेड ब्रेथ, सांस रोककर मतलब एक्साइटमेंट में, एक्साइटमेंट में कोई भी चीज को एक्साइटमेंट में करना। तो जब एक्साइटमेंट होती है तो उसके अंदर कि यार मैं रिजल्ट आने वाला था यार, मैं तो एक्साइटमेंट, तो उस एक्साइटमेंट में एक चिंता भी छुपी हुई होती है, ऐसा एक्साइटमेंट जिसमें चिंता छुपी हुई है। अब रिजल्ट आने वाला है, एक्साइटमेंट है कि जल्दी आए, चिंता भी तो हो रही है कि यार क्या रिजल्ट आएगा, कि विराट कोहली के हाथ में बैट है कि भाई अगली बॉल पर क्या होना, एक ही बॉल बची है, 4 रन चाहिए। तो भाई अगर अब ये टेंशन भी तो है यार, एक्साइटमेंट है कि क्या होगा, लेकिन एक छोटी सी एंजाइटी है कि भाई आउट ना हो जाए, आउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो एंजाइटी है, ये जो अंदर की एंजाइटी है, उसे कहते हैं सांस रोका विद बैटेड ब्रीथ। ऐसा एक्साइटमेंट जिसके अंदर थोड़ी चिंता छुपी हुई। तो आंसर एंजाइटी।
तो जैसे सांस रोककर वो वेट कर रहे हैं किसी भी चीज का रिजल्ट का वेट हो सकता है, किसी के बर्थडे का वेट हो सकता है ना, किसी भी चीज का वेट हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अगला लेते हैं। इनके हुड्स विद वैसे ना केहुड्स जो बना वो हट से बना, तो हट से बना कि मतलब एक झोपड़ी के अंदर जो दो चार लोग थे वो इकट्ठे रहते थे। तो ये केहुड जो है वो को हट से बना है बेसिकली। ये जो केहुड्स है ना, भाषा बदलती रहती है समय के अनुसार, ये को हट से बना। को का मतलब सहयोग, हट हट मतलब झोपड़ी। झोपड़ी के अंदर लोग को सहयोग, एक साथ दो चार लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे, वो एक ही हट में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, गरीब थे। तो उनकी गरीबी ने उन्हें मतलब ऐसा प्लान बनाने के लिए मजबूर कर दिया जिससे उन्होंने लोगों के साथ जालसाजी करना शुरू किया। तो वहीं से निकला इन केहुड्स विद। तो इसकी जो हिंदी मीनिंग जाती है मिली भगत होना किसी काम में, इसका मतलब होता है इनकी मिली भगत है, मिली भगत होना। अब मिली भगत को आप कैसे समझोगे कि मतलब कि मिली भगत हम शब्द यूज करेंगे नेगेटिव सेंस में। जब हमें कहना होगा कि भाई ये तो सब नेगेटिव है, इनकी मिली भगत है, मतलब सब मिले हुए हैं आपस में, ये गड़बड़ करते हैं, ये चोरी चकारी करते हैं, है ना, कि भाई ये सब जो है एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। लेकिन एक थाली के चट्टे बट्टे पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव है। एक एक थाली के चट्टे बट्टे, एक थाली के चट्टे बट्टे। लेकिन ये जो है ना ये पॉजिटिव भी हो सकता है, एक थाली के चट्टे बट्टे। तो भाई ये तो सारे के सारे फर्स्ट आते हैं, बस एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सारे के सारे करते हैं कि वो डांस बढ़िया करते हैं पूरे ग्रुप में, अरे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सबको डांस पसंद है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है। या क्राइम करते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये एक ही थाली के अंदर मतलब ये सारे क्राइम करते हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव है। ये क्या कि हट के अंदर लोग को एक साथ रहते थे और उन्होंने प्लान बनाते थे लोगों को लूटने का, ठगी का, जालसाजी करने का, ये जालसाजी करते थे लोगों के साथ। तो वहीं से कहावत निकल गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन एन एलियंस। एलियंस का मतलब क्या होता है? गठबंधन या जोड़, उसका मतलब होता है गठबंधन। मिली भगत करते थे वो मिलकर, गठबंधन। पार्टनरशिप विद, इन एन एलियंस और पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप के अंदर क्या करते थे? लोगों से लूट खसोटी करते थे, तो मिली भगत होती थी इनकी। ठीक है बेटा, चलिए अगला लेते हैं। फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, कहता है क्या कि फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, हॉर्स के मुंह से। ये क्या होता है? ये प्रत्यक्ष जानकारी होता है कि जहां से, अब कह रहे हैं कि भाई कहता है रिलायंस के शेयर जो है कल इनमें उछाल आएगा भाई, खरीद लो, अभी खरीद लो, कल रिलायंस के शेयर में उछाल आने वाला है, अभी खरीद लो, नीचे खरीदोगे ऊपर बेचोगे फायदा हो जाएगा। यार भाई ये टिप कहां से मिली? कहता भाई ये टिप मुझे डायरेक्ट ये अंबानी नहीं बताई है भाई, मुकेश अंबानी ने। तो ये डायरेक्ट, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, जहां से न्यूज निकली है डायरेक्ट वहीं से, कि अगर यहां की न्यूज है और यहीं से मिली है, यहां की न्यूज यहीं से मिली है, मैंने किसी और से सुन के नहीं बोल रहा हूं, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, कि भाई ये रिलायंस कंपनी है और किसी ने मुझे बताया, किसी ने बताया कि भाई रिलायंस कंपनी के शेयर बढ़ेंगे, तो भाई मैं इसकी बात पर, मैं इस सोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट उसी सोर्स की बात कर रहा हूं जहां से ये पता चला है कि शेयर बढ़ेंगे। तो प्रत्यक्ष जानकारी, जहां की जानकारी वहीं से, जहां की जानकारी वहीं से, तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष जानकारी, फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। अब कहता फिर ये फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ क्यों? तो ये कहावत कहां से आई? अब ये जो कहावत आई है इस घोड़े से आई है, घोड़े के अस्तबल से आई है, स्टेबल से, जहां पर रेस लगती थी, जहां पर रेस लगती थी। तो कहते थे कि भाई वो जो काला घोड़ा है, काला घोड़ा सफेद सवारी, एक के पीछे एक की बारी। तो कि उस घोड़े से ही आई है भाई ये, तो कि भाई मतलब किसी ने कहा कि भाई रेस कौन जीतेगा, कौन सा घोड़ा सबसे फिट है, कौन सा घोड़ा सबसे बढ़िया चल रहा है। अब किसी ने कहा यार XYZ, ये जो घोड़ा, काला घोड़ा जो है वो बढ़िया चल रहा है, या कोई भी घोड़ा कि ब्राउन है, व्हाइट है, ये घोड़ा बहुत बढ़िया चल रहा है। तुझे कैसे पता चला? टिप कहां से मिली? कह रहा भाई घोड़े नहीं बताया है मुझे, तो घोड़े का मतलब है जो उसका जोकी होता है,
घोड़े का मतलब जो घोड़े के घुड़सवार होता है रेस में, उसके घुड़सवार को जोकी कहते मुझे जोकी नहीं बताया, घोड़े के मालिक मतलब जो घोड़े का घुड़सवार है जो उसकी देख रेख करता मुझे उसी ने बताया। तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो जानकारी प्राप्त होती है फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। क्लियर हुआ? प्रत्यक्ष जानकारी। तो फ्रॉम एन अथॉरिटेटिव एंड डिपेंडेबल सोर्स, कि जिस सोर्स पर भरोसा किया जा सके, जिस अथॉरिटेटिव क्या होती है, कौन सी पुख्ता जानकारी, पुख्ता जो क्या कहते हैं सोर्स है, उसकी बात कर, कि जो गलत नहीं हो सकती, जो गलत नहीं हो सकती। फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। क्लियर हुआ बच्चे? अगला लेते हैं, इन ए नटशेल। इन ए नटशेल, अब देखो नट क्या होता है, शेल क्या होता है, इन ए नटशेल, है ना। अब नट क्या हुआ, ये कह रहा है नट अखरोट, और शेल का मतलब होता है उसका जो होल होता है उसे शेल कहते हैं। ये सारी बात मिलाकर सारी की सारी चीजें इसमें आ जानी। ये कहावत कहां से आई पहले जनरली बताऊं, कि एक बहुत बड़ी किताब, मतलब जैसे रामायण टाइप मान लो, कि रामायण टाइप कितनी बड़ी किताब है, कह रहा किसी ने ना रामायण को इतनी छोटी किताब में लिखा कि उसे आप नट शेल में उसे आप नट के शेल में भी रख सकते हो उस किताब को। तो मीन्स बड़ी जानकारी छोटे में दे देना, बड़ी जानकारी को छोटे में दे देना। तो कहते हैं इन नट शेल, की मतलब मैं जो बोल रहा हूं मैं अब संक्षिप्त में बोल रहा हूं सारी बात। तो संक्षिप्त का मतलब बड़ी बात को छोटे में, संक्षिप्त में। हम इसे कहते हैं सार होना किसी भी चीज, कि मेरा सारांश, सार होना मतलब सारांश, इस चीज का सारांश। सारांश क्या होता है, किसी भी चीज का, बड़ी चीज का छोटा रूप। इसको बहुत आसान शब्दों में बोलूं तो कहते हैं कुल मिलाकर, कुल मिलाकर सारांश हो जाएगा। कुल मिलाकर, मैं कुल मिलाकर बात यह है, मतलब कि इतनी बड़ी बात छोड़, सारी बात यह है कि ऐसे नहीं है, ऐसे हो, ऐसे नहीं ऐसे हो, इन ए नटशेल। तो कहता है इन ए सिंपल और ब्रीफ मैनर, कि किसी भी बात को बहुत छोटे में समझा देना, बड़ी बात को छोटे में समझाना। यार कुल मिलाकर बात यह है, संक्षिप्त में बात यह है, इस बात का सारांश यह है कि बात है इतनी बड़ी, तो तेरे को क्या समझाऊं, तो लेकिन मैं इतनी बड़ी बात को इतने में समझा देता हूं। तो इस बड़ी बात का सारांश, तो ये मैटर जो है ये बड़ा है, और ये इस मैटर का जिस्ट है। तो वो जो जिस्ट होता है उसी को कहते हैं इन ए नटशेल। तो पूरी स्टोरी का, इस पूरे मैटर का जिस्ट। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, कि पूरी पूरी रामायण बुक जो है एक नटशेल में आ गई। मतलब इतनी बड़ी रामायण, इतनी बड़ी, उसे एक किताब में लिखा, उसे एक ही चीज में डाल दिया। तो मतलब बड़ी बात को छोटे में बता देना। क्लियर हुआ कि? तो बेटा देख लो, ये 25 मैंने आपको इडियम्स आज फिर समझाए। तो हमारे टोटल 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं समझा चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल्स में समझ में आ गए होंगे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस, बेटा आप क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर भरोसा करो। आप एक दिन में 100 याद करो और फिर आगे जाके भूल जाओ, इससे अच्छा है एक दिन में 25 करो, लेकिन वो देर तक दिमाग में रहे। तो तरीका मैं समझा चुका हूं। किसी भी इडियम एंड फ्रेजेस को आप याद करते हैं, किसी भी इडियम एंड फ्रेजेस को आप याद करते हैं, किसी भी, तो उसके पीछे के रीजन को, कारण को, स्टोरी को, ओरिजिन को समझो, आपको बात समझ में आ जाएगी। और खास बात क्या है, और खास बात यह है कि आपका इंटरेस्ट भी बनेगा, आपको मजा भी आएगा करने। तो बेटा संसारम के चैनल पर जुड़े रहें, बने रहें, लोगों को रेफर करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। आपका सहयोग बेहद जरूरी। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।